First, I like to discuss what is the present scenario in India. The present scenario is that we have lot of garbage which is coming in. We have lot of information available at the press of the button. Without any verification, we do not know कि वो कितनी सच्ची information है, कितनी झूठी information है, कितनी correct information है, कितनी incorrect information है, शायद हमें पता नहीं हो। और इंटरनेट पे जितनी information हमें मिलती है, कई बार मैं उसको चेक करता हूँ, तो sometimes I find it is such a lousy information. जैसे हम कबीर को संत मानते हैं, नेट पे लिखा हुआ है इंडियन पोइट। हम मीरा को संत मानते हैं, नेट पे लिखा है इंडियन पोइटेस। इज इट ए करेक्ट इंफॉर्मेशन? नहीं है ना, बट कोई उसे करेक्ट भी नहीं करता और हम नेट को ज्यादा बिलीव करते हैं। बाय एंड लार्ज हमने बुक्स का साथ छोड़ दिया। बाय एंड लार्ज हम लाइब्रेरी में विजिट नहीं करते। बाय एंड लार्ज हम कोई अपनी पर्सनल लाइब्रेरी नहीं बनाते, जिसका रिजल्ट ये है कि हमें इंफॉर्मेशन तो बहुत मिल रही है, बट हमारे अंदर की विजडम कहीं ना कहीं कम हो रही है। वी हैव लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन विद अस, बट वी आर नॉट वाइजर। और जो हमारे एजुकेशन में भी सिस्टम ऐसा बना कि हमें सुपरफिशियल नॉलेज मिलती है, ना तो इन डेप्थ नॉलेज देने वाले कोई टीचर्स बचे, ना कोई इन डेप्थ नॉलेज लेने वाले स्टूडेंट्स भी बचे। इट इज बोथ वेज। इफ यू आर ए गुड स्टूडेंट, बिलीव मी, यू कैन मेक ए गुड टीचर ऑल्सो। आउट ऑफ ऑल द टीचर्स whom you find के भी अच्छे नहीं है, उनको भी तुम अच्छा बना सकते हो by your repeated questioning, by your repeated queries, by your repeated interpretations. अगर अच्छा स्टूडेंट हो तो वो बुरे टीचर से भी अच्छा काम ले सकते हैं, और अगर अच्छा टीचर हो तो वो बुरे स्टूडेंट को भी अच्छा बना सकते हैं। एक मेरे प्रिंसिपल थे स्कूल के, तो मेरे को आगे कहने लगे, सर हमारा रिजल्ट 100% आया। मैंने कहा भी तुम एडमिशन के टाइम जो बच्चा लेते हो उसकी मिनिमम परसेंटेज कितनी होती है? उन्होंने कहा 60%। फिर रिजल्ट 100% आने से क्या मतलब हुआ? व्हाट हैव यू डन देन? इफ यू आर ऑलरेडी टेकिंग ए स्टूडेंट ऑफ 60% and if you have passed, all of your students have passed, maybe with first year, maybe with second year, it is no achievement. अचीवमेंट तो तब होती है ना जब हम 33% का बच्चा लें और उसे 90 तक पहुँचाएं। सारे अच्छे बच्चे लेकर उनको अच्छा कहना इज नॉट गुड, और बुरे बच्चे कोई नहीं होते, बुरे हालात थोड़े से हो जाते हैं उनके, और उनको हम अच्छा बना सकते हैं, है ना। किसी के हालात ऐसे पैदा हो जाते हैं कि वो नहीं पढ़ पाता, किसी की कंपनी बुरी हो जाती है कि वो नहीं पढ़ पाता, किसी के कोई शौक ऐसे हो जाते हैं कि वो नहीं पढ़ पाता, बट अच्छा टीचर उसको भी ठीक कर सकता है। बट व्हाट आई वांटेड टू से वाज दैट आज हमें जितनी भी टीचिंग मिलती है, बाय एंड लार्ज सुपरफिशियल टीचिंग है। हमें कोई इनसाइड टीचिंग, इन डेप्थ टीचिंग देने वाले टीचर्स की भी कमी है। आज जो हमारे हालात हैं उसको मैं यदि कंपेयर करूं तो एक फिलोसोफर था लॉरेंस, और उसने एक बार एक प्लान बनाया। फिलोसोफर्स के प्लान भी बड़े अजीबोगरीब होते हैं। उसने एक प्लान बनाया कि मैं राजस्थान के लोगों को पेरिस घुमा के लाऊंगा, और वो राजस्थान के लोगों को, रेगिस्तान के लोगों को पेरिस में ले गए और जाकर उनका चार्ट बना दिया। आज तुमने शांज़-एलीज़े पे जाना, आज तुमने एफिल टावर देखने जाना, आज तुमने किंग्स पैलेस देखने जाना। इट वॉज ए 14 days टूर। रात को छोड़ा उन्हें और सुबह बोला 10 बजे लॉबी में है, टूर में होता है कि 10 बजे सब लोग लॉबी में इकट्ठे होंगे।
10 बजे कोई नहीं आया, 11 बजे कोई नहीं आया, 12 बजे कोई नहीं आया, 1 बजे कोई नहीं आया, 2 बजे भी कोई नहीं आया, तो वो ऊपर गया देखने भी होटल रूम में क्या कर रहे हैं। तो जब वो ऊपर गया तो ही वॉज सरप्राइज टू सी कि सब लोग नहा रहे हैं टूटियों के नीचे, क्योंकि रेगिस्तान के आदमी को पानी मिला। पानी मिलेगा तो क्या करेगा, या पिएगा या नहाएगा, तो वो नहा रहे हैं। उसने कहा ठीक है यार, आज तो लेट हो गए, टूर की बस गई, कल तुमसे टाइम पे आ जाओ। पर 14 के 14 दिन यही प्रक्रिया चलती रही, यही काम होता रहा 14 के 14 दिन। कोई नीचे ना आए, सब नहाते रहे। जब जाने की बारी आई तो उसने कहा कि देखो ऐसे बात है, कल जहाज, ये पेरिस का हवाई अड्डा है, कोई हिंदुस्तान का हवाई अड्डा नहीं है कि जहाज रोक लेंगे हम, ये तो उड़ेगा ही उड़ेगा और टाइम पे उड़ेगा, इसलिए तुम लोग समय से आ जाओ। पर फिर भी जैसे 9 बजे का टाइम था तो 9:30 तक कोई नहीं आया, तो वो ऊपर भागा गया। एंड ही वाज टू सरप्राइज टू सी कि अब वो सब लोग तैयारी तो कर रहे हैं, अपनी पैकिंग कर रहे हैं, पर साथ साथ टूटियां भी खोल रहे हैं, पानी की जो टूटियां हैं वो भी खोल रहे हैं। तो उसने सोचा, नेचुरली उसको भी पॉजिटिव हुआ कि फिर पूछे भी क्या कर रहे हो तुम, टूटियां क्यों खोल रहे हो। तो उसने कहा भी ये टूटियां क्यों खोल रहे हो। तो उन लोगों ने जवाब दिया कि इन टूटियों को ले जाएंगे, अपने गांव में लगाएंगे, पानी आएगा और खूब नहाएंगे। अब उन बेचारों को कौन बताए कि पानी जो है वो टूटी से, टूटी इज नॉट द सोर्स, source is somewhere else. Tap is only a conduit. It comes through the tap. Tap controls whatever water you want, but the source is somewhere else. Similarly, हम भी जितनी अपनी पढ़ाई करते हैं वो एक superficial पढ़ाई है, without knowing the root, without knowing the cause, without knowing the effect, without going into the in-depth study of the पर्टिकुलर सब्जेक्ट। हम सिर्फ क्वेश्चंस और उनके आंसर्स अपने एग्जाम्स की तैयारी के लिए फटाफट तैयार करते हैं, पढ़ लेते हैं, इतनी सी हमारी पढ़ाई है। और पढ़ाई कैसी होनी चाहिए, पढ़ाई वाटर टैंक की तरह होनी चाहिए या टैप की तरह होनी चाहिए, वाटर टैंक की। मीन्स यू शुड बी reservoirs of knowledge. You should not only be delivering what is asked in the question paper. That is the work of the tap. Whatever water you want is delivered through the tap. But reservoir has its resources. Reservoir has got lot of reserve. So you must act like a reservoir rather than acting like a tap. So that is one important thing which is happening nowadays, and that is one thing which has to change. And the second scenario is that things are fast changing. Change is the law of nature. But human nature is that we also resist change. मान लो मैं तुम्हें कह दूं कि कल 9 बजे की बजाय सुबह 6 बजे पढ़ने आना, तो शायद कोई नहीं आए। फिर हम इकट्ठे होएंगे, फिर सर के पास जाएंगे कि जी हम तो 6 बजे क्लास नहीं लगा सकते। मान लो मैं कहता हूँ शाम को 6 बजे क्लास लूँगा, मेरी तो आदत है गंदी, मैं तो या तो सुबह 6 बजे क्लास लेता हूँ या शाम को 6 बजे क्लास लेता हूँ। पर मेरे बच्चे आते हैं, जिन बच्चों को मैं पढ़ाता हूँ वो बच्चे आते हैं, तुम्हारा मुझे पता नहीं है ना, क्योंकि तुम्हारे साथ पहला इंटरेक्शन है, सेकंड इंटरेक्शन होगा तो देन आई विल सी। और आज पल पल में दुनिया बदल रही है, पल पल में जो थ्योरीज हम पढ़ते हैं वो चेंज हो रही है। जो फिजिक्स की थ्योरी या केमिस्ट्री की थ्योरी या मैथमेटिक्स की मैंने अपने टाइम में पढ़ी, अब वो सारी ऑब्सोलीट है। जब मैंने अपना एमएस किया, जो सर्जरी मैंने सीखी वो सर्जरी आज ऑब्सोलीट है। अगर मैं उस सर्जरी को आज भी करूं तो आई विल बी द वर्स्ट सर्जन ऑन दिस वर्ल्ड। इन लास्ट 27 years of my practice I have changed my surgical technique 7 times, and same is truthful for the teacher and the students also. But the teachers are not changing, nor the students are changing. हम अभी भी उसी टेक्निक पे हैं, अभी 12 में से 6 सवाल करने हैं, और 6 में से भी हम लोग 3 पढ़ के जाते हैं ताकि 3 लिखें और पास हो जाएं, उनमें से 50% मार्क्स आके।
हमारे टाइम में बिलीव मी बच्चे सब, मेजॉरिटी ऑफ द बच्चे जो एक अच्छे सेक्शन में होते थे, अगर 12 सवाल होते थे और उसमें से अटेम्प्ट एनी 6 होता था, तो 12 के 12 अटेम्प्ट करके ये लिख के आते थे चेक एनी 6। आज कितने लोग करते हैं तुम्हारे में से, बताओ मेरे को। We used to give challenge to our teachers, और उस टाइम ये भी नहीं था कि भी मिनिमम मार्क्स ऐड होते थे। आपके कभी भी बेस्ट 6 नहीं काउंट होते थे, मिनिमम 6 काउंट होते थे। तब भी लोग रिस्क लेते थे ये लिख के आगे के चेक एनी 6, because the students used to study by conceptual thing. The concepts were important, not the final answers. When I joined a school, I shifted my school in 10th class. 10वीं में शिफ्ट करना बड़ा मुश्किल काम है। एक स्कूल जिसमें मैं पहले पढ़ता था उसमें कंसेप्ट्स बनाते थे, दूसरा स्कूल था जिसमें क्रैमिंग कराते थे। मेरा पहला मैथमेटिक्स का टेस्ट हुआ, उसने मेरे से पूछा टीचर ने कि तेरे को कितनी एक्सरसाइज आती है मैथमेटिक्स में। मैंने कहा सर एक्सरसाइज तो एक भी नहीं आती, मेरे को तो 32 थ्योरम थी हमारे उसमें मैथमेटिक्स के पोर्शन में। मैंने कहा सर मेरे को तो 32 थ्योरम आती। उसने एक एक्सरसाइज टीचर ने मेरे लिखी, मैंने उस एक्सरसाइज को बोर्ड पे सॉल्व कर दिया, बिल्कुल ठीक सॉल्व किया, पर उसने फिर भी मेरे को फेल किया। जब मैंने सॉल्व कर दिया तो टीचर ने मेरे से पूछा कि तूने किस कुंजी से किया ये? मैंने कहा सर कुंजी मुंजी कुछ नहीं, मैंने तो जो ये थ्योरम है इसको अप्लाई किया। कहता है ऐसे भी कभी होता है? उसने ऐसे कांटा लगाया बड़ा बड़ा और मेरे को 0 मिला। That was the first time in my life that I got 0, और मेरे को सिलेक्ट नहीं किया। और ऐसे ही मेरे साथ इंग्लिश में हुआ, ऐसे ही मेरे साथ हिंदी में हुआ, क्योंकि इंग्लिश वाला के कितने ऐसे याद है, मैंने कहा सर एक भी नहीं याद है। उसने कहा भाई, दूसरे को खड़ा किया, किसी बच्चे ने कहा मेरे को 170 याद है, दूसरे ने कहा 180 याद है, उनको सबको याद, मेरे को याद नहीं। बट देन आई रिक्वेस्टेड माई टीचर के सर आप कोई ऐसे मेरे को दो जिस पे या तो मैं लिख सकता हूँ या मैं बोल सकता हूँ 3 मिनट के लिए। तो उन्होंने कहा ठीक है तू बोल 3 मिनट के लिए। ऐसे पे मैंने बड़ा अच्छे से बोला। उसका भी यही प्रश्न था कि किस कुंजी से, उसने भी मेरे को फेल किया। पहली बार मैंने अपने फादर की सिफारिश लगवाई ये सोच के कि मेरे को स्कूल में एडमिशन तो मिले। खैर मैंने स्कूल में एडमिशन लिया एंड अल्टीमेटली मैंने भी 3-4 महीने खूब क्रैमिंग करी और उन बच्चों का मुकाबला किया जो क्रैमिंग करते थे। मैंने भी अपनी टेक्निक को चेंज किया, क्रैमिंग करी और अल्टीमेटली मैंने टॉप किया। बट हम चेंज को यदि नहीं माने, अगर मान लो मैं उस माहौल में जहाँ पे पूरा क्रैमिंग का कंसेप्ट था, मैं अपने कंसेप्ट्स को लेके बैठा रहता तो मैं फेल होता। पर मैंने अपने आप को बदला, और अपने आप को बदलना बड़ा इंपॉर्टेंट है। यदि हम अपने आप को नहीं बदलते प्रेजेंट सिनेरियो में, तो हम कभी भी अपने जीवन में कामयाब नहीं हो सकते। एंड यू हैव टू चेंज योरसेल्फ एंड यू हैव टू चेंज इट फॉर गुड। और अगर हम बदलेंगे तो ही हमें बेनिफिट हो सकता है, अन्यथा हमारी भी स्थिति वही होगी जो तुमने टोपियां बेचने वाले सौदागर की सुनी है। बता बेटे, सच ए बिग नॉट, यस। सर एक मर्चेंट होता है, वो कैप सेल करता है, तो जैसे वो सेल करने जाता है तो उस टाइम पे वो थक जाता है तो एक पेड़ के नीचे रेस्ट करता है। उस टाइम पे वहाँ पे कुछ बंदर आते हैं और उसकी जो जिससे कहते हैं उसने अपनी कैप रखी होती है तो कपड़े में बांध कर वो कैप्स लेकर वो सारे चले जाते हैं और पेड़ पे चढ़ जाते हैं। तो जब वो उठता है तो वो देखता है कि सब बंदर उन्होंने कैप डाल रखी है उसके साथ, तो वो बोलता भी हम तो ऊपर वो नहीं मारते। बंदर को कहते हैं कि सर नकलची बंदर मतलब कॉपी कैट। तो सर फिर वो क्या करता है, उसने जो कैट डाल रखी होती है वो अपनी उतार के वहाँ डाल देता है, वो अपनी फेंक देता है, बाकी बंदर भी फेंक देते हैं, वो उठा के चल देता है। दिस इज द स्टोरी व्हिच वी हैव यूजुअली हर्ड। व्हाट्स योर नेम? प्रीति मलिक। क्लैप फॉर हर। नाउ सिट डाउन। स्टोरीज ऑल्सो कीप चेंजिंग विद टाइम। कहानियाँ भी बदलती हैं, ये कहानी भी बदली है ना। नॉर्मली डॉक्टर का बेटा, इंजीनियर का बेटा,
वकील का बेटा, मास्टर का बेटा, है ना? तो टोपियां बेचने वाले का बेटा क्या बनेगा? अब वो टोपियां बेचने वाला उसका बेटा बना और उसने अपने उसको समझा दिया अच्छे से, फादर ने, कि देख तू टोपियां बेचने शहर में जाएगा, रास्ते में तिलियार लेकर आएगी, वहाँ फास्ट फूड का काउंटर है, तेरा रोटी खाने का मन करेगा, तू रोटी खाएगा, रोटी खाते ही तेरे को नींद आएगी, तू सो जाएगा, तेरी बंदर टोपियां उठा के ले जाएंगे, क्योंकि बंदर तो अस्तलपुर और तिलियार में ही जा रहा है। बंदर तेरी टोपियां उठा के ले जाएंगे और फिर तू ऐसे करना, अपनी टोपी फेंकना, बंदर तेरी वापस कर जाएंगे, तू उठा के चले जाना। अब उसने भी यही टेक्निक लगाई जो प्रीति ने बताई, पर जैसे ही उसने टोपी फेंकी, एक छोटी सी बंदरिया जिसे टोपी नहीं मिली थी, उसने वो टोपी उठाई और वो भी भाग गई, और किसी बंदर ने अपनी टोपी, अब बंदर तो सीख गए। बंदरों ने तो ये सीख लिया कि ये सौदागर हमारा बेवकूफ बनाता है, टोपी को फेंकता है और हम भी फेंक देते हैं। बंदरों ने तो अपनी साइकोलॉजी बदल ली, पर हमने एज ए ह्यूमन बीइंग अपनी साइकोलॉजी को नहीं बदली। हम चेंज के लिए रेजिस्ट करते हैं, कोई चेंज हो जाए, कोई रूल नया बन जाए, हम रेजिस्ट करते हैं। माँ बाप अगर दाल की बजाय राजमा की बजाय घिया तोरी दे दें तो हम रेजिस्ट करते हैं। देखा कितनी अच्छी असर गई इसमें। मतलब मेरा कहने का है कि प्रेजेंट सिनेरियो में जो फास्ट चेंजिंग सिनेरियो है, हमें अपने आप को चेंज करना पड़ेगा और सबको चेंज करना पड़ेगा, अपनी अपनी लेवल पे चेंज करना पड़ेगा। आज आप देखो ना, सब्जी बेचने वाले भी अब रेडी पे नहीं आते। अब क्योंकि हम चक्की पे आटा पिसाने नहीं जा सकते, तो चक्की डोर टू डोर है, चक्की वालों ने अपने आप को बदल लिया, अब वो आपके घर पर के बाहर आकर पीस जाते हैं। एवरीबडी इज चेंजिंग, सो वी ऑल्सो हैव टू चेंज। अब नॉर्मल यूजुअल क्लासरूम से वर्चुअल क्लासरूम आ रहा है, हमें वर्चुअल क्लासरूम की भी आदत अपने आप को डालनी पड़ेगी, पर हमने तो वर्चुअल क्लासरूम की बजाय एम्प्टी क्लासरूम्स बना लिए। हमने नॉन अटेंडिंग का कंसेप्ट ऐसा बनाया 11th-12th में कि वो कॉलेजेस में भी आने लगा। आज कोई बच्चा आता है कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए, सबसे पहले पूछता है सर अटेंडिंग है या नॉन अटेंडिंग है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड? यू सी, फॉरेन कंट्रीज में अगर नॉन अटेंडिंग का कंसेप्ट का मतलब ये नहीं है, उनके वो टीचर्स के कांटेक्ट में जो 24 घंटे हैं, दे आर ऑलवेज अटेंटिव। अटेंडिंग नहीं भी है तो अटेंटिव तो है, हम तो अटेंडिंग में नहीं है और अटेंटिव भी नहीं है। हमारी नॉन अटेंडेंस का मतलब है गए तो दिल ऐसा करता है जब कॉलेज से निकलते हैं किताबें को टीचर के मुंह पे मार के चला जाए। यानी हम अपनी मेंटालिटी को चेंज करना पड़ेगा, आज के सिनेरियो में चेंज करना पड़ेगा अपने आप को। स्प्लिट सेकंड डिसीजन मेकिंग इज रिक्वायर्ड। आज आप काउंसलिंग में जाते हो, किसी कॉलेज का डिसीजन लेना है आपको, आपका नंबर कॉल हुआ, आपके सामने 5 ऑप्शन है, आपको वहीं अकेले बैठ कर डिसाइड करना विदाउट योर पेरेंट्स इवन समटाइम्स। You have to immediately decide which college you have to choose, and that will be your permanent choice. And so many decisions nowadays you have to take within a second, because the world is moving fast. और अगर हम जल्दी डिसीजन नहीं लेते, पर हमारी टीचिंग क्या है, हम नर्सरी में अच्छा टीचर बिठाने की बजाय सबसे बेकार टीचर, मतलब जैसे मेरे पास बायोडाटा आएंगे ना, कोई MA BEd आया, कोई BA आया, मैं कहूँगा यार ये हमें सूट नहीं करता, तो वो कहेगा कि सर नर्सरी तो पढ़ानी है, पढ़ा लेंगे। मैं कहूँगा कि नर्सरी इज द मोस्ट डिफिकल्ट क्लास, बिकॉज टीचिंग नर्सरी, यू सी, यू विल बी सरप्राइज टू नो कि हमारा 75% ब्रेन पहले 5 साल की उम्र में बनता है। जब पहले 5 साल कितने इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, और हम सबसे जूनियर मोस्ट टीचर नर्सरी टीचिंग के लिए लगाते हैं। कैजुअलिटी चले जाओ तो जूनियर से जूनियर डॉक्टर आपको मिलेगा। जहाँ आपके जीने मरने का प्रश्न है, जहाँ पे 1 मिनट में तुम्हारी या हमारी जान जा सकती है,
वहां पर आपको अटेंड कौन कर रहा है? द जूनियर मोस्ट डॉक्टर हु इवन डज नॉट नो द नेम्स ऑफ द डिजीजेस। वो आपका डायग्नोज ही अगर ठीक नहीं हुआ उसी टाइम इनिशियल बिगनिंग में, तो आप सर्वाइव कैसे करोगे? इसलिए हमें कहीं ना कहीं बदलाव लाना पड़ेगा। वी हैव टू चेंज आवरसेल्व्स, वी हैव टू चेंज द सोसाइटी, बिकॉज स्प्लिट सेकंड डिसीजन मेकिंग इज रिक्वायर्ड नाउअडेज। चौथा सबसे इंपॉर्टेंट कि एथिक्स, मॉरल्स आर गोइंग डाउन। रोज आपको कैरेक्टर असैसिनेशन की कहानियां मिलेंगी। रोज आप अखबार उठाओ, सुबह से आपको नेगेटिविटी के अलावा रेप, मर्डर, चोरी, डकैती, इसके अलावा खबरें मिलती हैं क्या? मिलती हैं क्या? हमने लॉ को भी बड़ा स्ट्रिक्ट करने की कोशिश की, बहुत मजबूत लॉ बनाने की कोशिश की, फिर भी हम रोक पाए क्या? नहीं रोक पाए ना। क्यों नहीं रोक पाए? आप एक रेपिस्ट को फांसी दे दोगे, दूसरा तैयार खड़ा। एक डकैत को फांसी दे दोगे, दूसरा डकैत तैयार खड़ा। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि हमने अपनी एजुकेशन के साथ बच्चों को संस्कार नहीं दिए। बच्चों के अंदर नैतिक मूल्य या चरित्र निर्माण जैसी हमने कोई बात नहीं की। और जो होती थी बात हमारे यहाँ, हमारी सभ्यता में कौन करता था? जब हम पैदा होते थे हमें कौन पालता था? दादा दादी, नाना नानी, बुआ मासी। अब न बुआ है न मासी है। दादा दादी को तो हम वृद्धाश्रम में छोड़ा है। मेजॉरिटी यही हो रहा है ना, बिकॉज वी हैव मूव्ड फ्रॉम ए जॉइंट फैमिली सिस्टम टू ए न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम। Since there is a major shift in Indian society from a joint family system to a nuclear system, therefore the value system has gone away. और इस value system को हमें वापस लाना पड़ेगा। आज हर आदमी के अंदर स्वार्थ बसता है। हम रोज किसी 5-7 आदमियों को मार के सोते हैं, बिकॉज हमारा सेल्फ इंटरेस्ट इतना है कि हर कोई ये सोचता है कि सुबह डायरेक्टर की कुर्सी की बजाय उसकी तो कुर्सी मैं खींच लूँ और मैं बन जाऊँ। रोज की लड़ाई है सबकी। देखो, जीवन में यदि हम स्वार्थ को छोड़ेंगे, अगर तुमने बड़ा बनना है ना, एक बात मेरी मान लेना कि हमें अपना अपना स्वार्थ छोड़ना पड़ेगा, स्वार्थ भूलना पड़ेगा। बंदर को देखा तुमने? बंदर को देखा ना? बंदर को पकड़ते हैं कैसे? कोई जाल डाल के नहीं पकड़ते, कोई पिंजरे डाल के नहीं पकड़ते। बंदर के लिए एक फ्लास्क लगाते हैं जिसके अंदर चने डालते हैं। ट्रांसपेरेंट सा फ्लास्क होता है, सुराही नुमा, जिसकी गर्दन पतली होती है। उस गर्दन में बंदर हाथ डालता है, मटके में, सुराही में, और चने इकट्ठे कर लेता है। अब उसकी मुट्ठी जब बंद हो जाती है तो उसमें से निकल नहीं पाती, नहीं निकल पाती। इतने में शिकारी आता है, बंदर को आराम से पकड़ता है और बंदर पकड़ा गया। बंदर क्यों पकड़ा गया? क्योंकि बंदर चने छोड़ नहीं सकता। चने नहीं छोड़ सकता तो फिर क्या होगा? इसका मतलब क्या हुआ कि यदि हम अपनी मुट्ठी को बंद रखेंगे, अगर हम अपनी मुट्ठी को बंद रखेंगे तो हम जीवन में शिकारी का ही शिकार हो सकते हैं। जीवन में वही लोग तरक्की कर सकते हैं जो अपनी मुट्ठी को खोल दें। खोलने का मतलब दूसरों के काम करें, दूसरों के लिए काम करें। जो अपने अपने लिए काम करते हैं, अपनी मुट्ठी को बंद करते हैं, उनका हश्र वही होता है जो उस बंदर का हुआ जो चने खाने की होता है। दूसरी बात, वी आर फुल ऑफ जेलसी। हमारे अंदर ईर्ष्या बढ़ती जाती है। अभी एक टीचर मेरे पास आई, 2 दिन पुरानी बात है, मेरे घर पे आ गई, अपने पेरेंट्स को लेके आई। मेरे को कहने लगी कि सर कुछ प्रॉब्लम्स हैं। मैंने कहा देखो ऐसे है, मैं उन आदमियों में से हूँ जो दफ्तर का काम दफ्तर में ख़त्म करके जाता है, घर में आके दफ्तर का कोई काम नहीं। आपको कोई प्रॉब्लम है आप मेरे को मेरे ऑफिस में मिलना। कहते सर वहाँ आपके पास टाइम नहीं होता,
तो हमने सोचा कि अच्छे से आपको यहाँ बताएं। खैर मैंने अवॉइड करने की बहुत कोशिश की, पर उसकी मदर ने एक आधी बात बोली थी जो मैं तुम्हें बता दूँ। उसने कहा सर जो अटेंडेंस लगती है ना उसमें बड़ी पार्शियलिटी होती है। मैंने कहा भी क्या? कि जी कोई छुट्टी पे था उसकी तो अटेंडेंस लगी नहीं। मैंने कहा भी तुमने भी कभी छुट्टी ली और तुम्हारी एब्सेंट लगी? कहती ना मेरे साथ तो नहीं हुआ सर। भी तेरे साथ नहीं हुआ, हाउ आर यू कंसर्न्ड अबाउट अदर्स? बट वी आर मोर कंसर्न्ड अबाउट अदर्स देन अबाउट आवरसेल्व्स। हमें अपने सुख से हम सुखी नहीं है, दूसरों के सुख से दुखी। पर परमात्मा ने जो हमें दिया है, जो तुम्हारी किस्मत में तुम्हें मिलेगा, जो मेरी किस्मत में है वो मुझे मिलेगा, जो किसी और की किस्मत में है वो उसे मिलेगा। हम किसी का हक इस जीवन में छीन नहीं सकते। जब हमें ये मालूम है कि हम नहीं छीन सकते तो ईर्ष्या से कभी कुछ नहीं है। ईर्ष्या करके हम केवल गधे जैसे बन सकते हैं। आप देखो इस दुनिया में गाय की खूंटी मिल जाएगी, भैंस की खूंटी मिल जाएगी, पर गधे की खूंटी कभी नहीं देखी होगी। गधे को खूंटी पे बंधा देखा गया किसी ने? कौन कौन से गांव से आते हैं? जो कुम्हार है ना वो भी साइकोलॉजी पे काम करता है गधों की। वो एक की बजाय दो गधे पालता है, पर वो दोनों की टांग आपस में बांध देता है, क्योंकि उसे पता है कि रात को अगर एक गधा इधर ले गया वो दूसरा उतना ही इधर ले आएगा, रह जाएगा वहीं का वहीं। तो jealousy does not take us anywhere. Jealousy will keep us where we are. We cannot progress with jealousy. We can go this way, we can come this way, but ultimately we will be stranded. अगर हम अपनी लाइफ में स्ट्रैंडेड होना चाहते हैं तो वी मस्ट हैव जेलसी इन अस, और अगर हम अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं तो वी हैव टू शन जेलसी। हमें ईर्ष्या को दूर फेंकना पड़ेगा। नेवर थिंक अबाउट अदर्स, ऑलवेज थिंक अबाउट योरसेल्फ when it comes to materialism is increasing। सब तरफ टीवी पे इतनी बड़ी बड़ी एड्स दिखाएंगे। अब जहाँ खाने को लोगों को रोटी नहीं है वहाँ पे उनको एड्स दिखाते हैं BMW की, मर्सिडीज की, ऑडी की। पैरों के पास पहनने को चप्पल नहीं है पैरों में। See, materialism is increasing like anything, and there is an influx of the products, thereby increasing the greed in us। हर आदमी चाहेगा। पहले शादी के टाइम लोगों को मिलती साइकिल थी क्योंकि अवेलेबल ही साइकिल होती थी। एक HMD की घड़ी मिलती थी शादी के टाइम क्योंकि होती HMD की घड़ी थी। अब अनंत चीजें हैं तो नेचुरल है हर आदमी उनको पाना चाहेगा। तो भौतिकता जब बढ़ेगी तो नेचुरल नैतिकता कम होगी। जितनी भौतिकता बढ़ती चली जाएगी उतनी नैतिकता नीचे की तरफ चली जाती है। और ऐसा कहा जाता है कि कोई भी सिविलाइजेशन उसकी जितनी ऊंचाई में वो जाती है फिर ही वो समाप्त होती है। पहले ऊंचाइयों पर जाती है फिर समाप्त होती है। मटीरियलिज्म इज इंक्रीजिंग। देयर आर फ्यू एग्जांपल्स यू कैन सी इन दिस स्लाइड्स, बट लेट मी टेल यू कि मटीरियलिज्म इतना बढ़ चुका है कि देयर इज नो एंड एंड देयर इज नो स्टॉपेज टू इट, बट वी मस्ट ड्रॉ ए लाइन। अपनी लाइफ में हमें एक लाइन ड्रॉ कर लेनी चाहिए कि मेरे को अपने सुख के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए, उनको पाके फिर देन आई शुड कॉल इट ए डे। पर हमारी प्रॉब्लम क्या है कि हम अपनी लकीर खींच नहीं पाते, इसलिए दिक्कत बढ़ती चली जाती है। डिविसिव फोर्सेस आर रेजिंग देयर हेड। आज समाज को बांटने की, देश को बांटने की ताकतें सबसे तेजी से चल रही हैं इस देश में, और इसलिए शांति भंग हो रही है। जब समाज में अशांति होगी तो समाज का व्यक्ति, हम और आप कैसे शांत रह सकते हैं? नहीं रह सकते। और ये इसलिए है क्योंकि हम हर एक को, एक दूसरे को अलग अलग मानने लगे। हमने ये मानना शुरू किया भी हम इंसान होने की बजाय हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, ईसाई हैं। हिंदुओं में भी फर्दर डिवीजन हमने इतना कर दिया। मतलब हमने अपने रास्ते खुद गलत बना लिए, चाहे वो वोट बैंक की पॉलिटिक्स से बने या किसी चीज़ से भी बने। बट डिविसिव फोर्सेस जो समाज को बांटने की फोर्सेस हैं, दे आर रेजिंग देयर हेड,
thereby disturbing the peace of this country as well as of the world itself. और उसका नतीजा क्या होगा? उसका नतीजा इतना भयानक है कि ये दुनिया पूरी बारूद के ढेर पर बैठी है। और एज ए स्टूडेंट हमारी भी ये जिम्मेवारी होनी चाहिए कि क्योंकि हम ही तो फ्यूचर हैं इस देश का, कि हम कम से कम ऐसे एग्जाम्पल सेट करें कि हम ना तो कास्ट में बिलीव करें। एंड बिलीव मी, ये स्टूडेंट कम्युनिटी ही तोड़ेगी। कास्ट सिस्टम को यदि तोड़ा है तो प्रेजेंट जनरेशन तोड़ रही है। अब इंटरकास्ट मैरिजेस, अब ऐसा नहीं होता कि किसी की इंटरकास्ट मैरिज हो तो कोई भागे फिर रहे हो कि भाई इंटरकास्ट मैरिज हो गया, ऐसा नहीं होता। इट्स अ नॉर्मल थिंग ना हो। पर किसने तोड़ा? यंगर जनरेशन ने। और यंगर जनरेशन को और तोड़ना है, इसको कास्ट सिस्टम को, कलर सिस्टम को, क्रीड सिस्टम को, रिलीजन सिस्टम को, इस सब को हमें समाप्त करना है। मैंने एक कहानी पढ़ी, बड़ी अच्छी सी कहानी कि एक मंदिर की छत पर कुछ कबूतर रहते थे। दिवाली का मौसम आया, मंदिर सजने संवरने लगा, मंदिर की वो क्या बोलते सफेदी होने लगी, रंग रोगन होने लगा, तो कबूतरों को उड़ना पड़ा। कबूतर मंदिर की छत से उड़ के मस्जिद की छत पर चले गए। थोड़े दिनों में रमज़ान का महीना आया तो मस्जिद में भी रंग होने लगा। मस्जिद में रंग होने लगा तो कबूतर वहाँ से उड़कर चर्च पर चले गए। इतने में क्रिसमस आने लगी तो चर्च भी सजने लगी, तो कबूतर बेचारे उड़कर सिनेगॉग पर चले गए। सिनेगॉग जो यहूदियों का चर्च कहीं होती है ना, तो सिनेगॉग पर चले गए। इतने में एक छोटे से कबूतरी ने अपनी माँ से पूछा कि माँ, नीचे से शोर बड़ा आ रहा है। अब माँ ने नीचे झांक के देखा तो देखा कि लोग लड़ रहे हैं आपस में इन सब। उसने कहा माँ क्या हो रहा है? उसने कहा भी हिंदू मुस्लिम आपस में लड़ रहे हैं। तो उस बच्ची को बड़ी हैरानी। उसने कहा माँ, हम तो मंदिर पर गए तो भी कबूतर, चर्च पर गए तो भी कबूतर, गुरुद्वारे में गए तो भी कबूतर, मस्जिद में गए तो भी कबूतर, सिनेगॉग में गए तो भी कबूतर। ये इंसान अलग अलग क्यों हो जाते हैं जब ये मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में जाते हैं? हम क्यों अपने आप को हिंदू मुसलमान सिख ईसाई बनाते हैं? हम भी उनसे सीख सकते हैं कि हम जहाँ भी जाएं हमें उस ईश्वर की, उस परमात्मा की संतान है, उस परमात्मा की औलाद है जिसने हम सबको एक बनाया। सबके अंदर एक सब खून है कि नहीं है? खून का रंग भी अलग नहीं है। तो हम क्यों एक दूसरे को आपस में बांटें? We must stop these divisive forces so that we can move ahead and as a student community, you can play a lot of role in doing this. And the next scenario is that individual character and national character is going down. कहाँ से शिवाजी मराठा लाए, जिनको लूट के सामान में बिलाल बेगम को ला के दिया गया, तो उसको देखकर शिवाजी मराठा ने कहा कि काश मेरी माँ भी इतनी सुंदर हो। ऐसे कैरेक्टर के लोग हम कहाँ से लाए? महाराणा प्रताप जैसे लोग, विवेकानंद जैसे लोग, जिनसे किसी विदेशी औरत ने कहा स्वामी जी मैं आपसे आपके जैसा बच्चा चाहती हूँ। स्वामी जी बड़े हैरान हुए कि हिंदुस्तान में तो लड़का लड़की से बात करने में ही 100 बार सोचता है कि करूँ कि ना करूँ, और ये कह रही है कि तुम्हारे से तुम्हारे जैसा बच्चा चाहिए। कोई एंगेजमेंट नहीं, कोई शादी नहीं, कोई सगाई नहीं, है ना। स्वामी जी घबराए। स्वामी जी घबराए, थोड़ी देर बाद उन्हें होश आया, सहमे अपने आप को संभाला, तो स्वामी जी ने कहा कि ये तो बड़ा आसान तरीका है, मैं तेरी गोद में बैठता हूँ, तेरे को माँ पुकारता हूँ, शादी करके क्या गारंटी है कि तेरे और मेरे से विवेकानंद ही पैदा हो? बेस्ट इज दैट आई सिट इन योर लैप एंड आई कॉल यू मदर। ऐसे कैरेक्टर के लोग हम कहाँ से लाएंगे? दिस इज द कैरेक्टर विच इज रिक्वायर्ड नाउअडेज टू बिल्ड अप दिस नेशन। We are going through political crisis. पॉलिटिक्स में समझ के सूझ के लोग ही नहीं रहे, सिर्फ अपनी वोट कैसे मिले इस बात की चर्चा करें। और इसलिए जो टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस फॉर मैनेजरियल इफेक्टिवनेस होनी चाहिए तुम लोगों के अंदर,
जैसी इंटेलिजेंस होनी चाहिए उस चीज़ की मैं चर्चा आप लोगों से करता हूँ। मैं पॉलिटिशियंस में कैसी होनी चाहिए उसकी चर्चा नहीं करता। एक होती है प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस। प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस हमने ऑलमोस्ट समाप्त कर दी, और प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस के बिना कोई डिस्कवरी, कोई इन्वेंशन इस दुनिया में हुई नहीं। चाहे वो प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस उन लोगों ने पेड़ के नीचे बैठकर सोची, जैसे न्यूटन ने सोची कि सेब नीचे ही क्यों गिरता है, या आर्किमिडीज ने नहाते हुए देखी कि जब मैं टब में नीचे जाता हूं तो पानी ऊपर क्यों आता है, लॉज ऑफ बुओयेंसी बनाने के लिए। जो ऐसी प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस थी वो आज हमने खत्म कर दी, बिकॉज हमने बच्चों को ये मौका ही नहीं दिया। हमें हमारे टीचर कहते थे देयर आर 7 अंकल्स। हम कहते कौन से 7 अंकल, तो वो कहते व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ, हु, whom, whose। ये 7 अंकल हैं जिसकी अल्टर पे तुम्हें हर स्टेटमेंट को वे करना है। कोई स्टेटमेंट तुम्हें मिले, जस्ट वेट ऑन द अल्टर ऑफ व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ एंड हु, ऑल दीस 7 अंकल्स। पर हमने सम और दी अदर अपने करिकुलम में, अपने सिलेबस में, अपने सिस्टम में इन 7 अंकल्स को समाप्त कर दिया। हमने बने बनाए तैयार क्वेश्चंस एंड आंसर्स बच्चों को देने शुरू किए। स्पून फीडिंग शुरू करेंगे तो हम कभी स्वयं से डेवलप नहीं हो सकते। इसलिए वी मस्ट शन दिस सिस्टम। और प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस कैसी होती है मैं तुम्हें बताता हूँ एक उदाहरण देकर। एक आदमी डॉक्टर के पास गया, सिगरेट बहुत पीता था। डॉक्टर ने उसे कहा कि अगर तुम्हें ठीक होना है तो सिगरेट पीनी बंद कर दे, कम कर दे। उसने कहा कम कैसे करूं, कम तो मैं कर नहीं सकता। उसने कहा डॉक्टर ने मैं तेरे को एक तरीका बताता हूं, तू ऐसे किया कर, रोटी जब खाता है तो खाने के बाद एक सिगरेट पी लिया कर, बस बाकी तू छोड़ दे सिगरेट। अब उस आदमी ने 3 महीने के बाद डॉक्टर के पास दोबारा गया। तो मान लो वो इसकी तरह पतला था, क्या नाम है उसकी तरह, मनीष की तरह पतला था, तो मेरी तरह मोटा हो गया, मार्कंडे की तरह 3 महीने के बाद। अब डॉक्टर को भी लगा कि तूने कहा तो इसे सिगरेट छोड़ने के लिए था, है ना, और ये मोटा, इसका मतलब सिगरेट छोड़ने में कोई साइड इफेक्ट हो गया। डॉक्टर तो अपनी भाषा में सोचेगा। उसने कहा भाई क्या हुआ, भाई तेरा वजन बढ़ गया सिगरेट छोड़ने से। कहता कुछ ना आया डॉक्टर, इसी तीसी तो तेरी हो रही है। उसने कहा मेरी कैसे? कहता डॉक्टर साहब आपने कहा था कि रोटी खाने के बाद सिगरेट पी लिया, अगर ये सिगरेट तो पीनी है 12 तो रोटी 12 बार खानी। तो ये जो प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस है ना बहुत थोड़े लोगों में होती है, एंड दिस इज कॉल्ड प्रैग्मेटिक इंटेलिजेंस। और ये प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस मैनेजरियल इफेक्टिवनेस के लिए, तुम कुछ भी कितना भी बड़े मैनेजर कल को बनना, जब तक तुम्हें प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस तुम्हारे अंदर नहीं होगी। यू सी, हर कंपनी तुम्हें सिलेक्ट करेगी, तुम्हारी को कितनी किताबें पढ़ी हैं, पीटर ड्रंकर कितना आता है, कोई नहीं तुम्हें सिलेक्ट करने वाला। इससे तुम्हें सिलेक्ट करेंगे तुम्हारे अंदर की प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस को देख के, और वो प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस यदि तुम्हारे अंदर है तो नेचुरली तुम आगे बढ़ सकते हो। दूसरी चीज तुम्हारे अंदर जो होनी चाहिए वो है इमोशनल इंटेलिजेंस। हमने अपनी जितनी भी पढ़ाई की उसमें आईक्यू बढ़ाने की बात की या आईक्यू को टेस्ट करने की बात की। हमने कभी भी ईक्यू की बात नहीं की, इमोशनल इंटेलिजेंस की बात नहीं की। हमारी कौन सी किताब में प्रेम, दया, करुणा, ममता, वात्सल्य पढ़ाया गया? पढ़ाया जाता है क्या किसी किताब में? हमने सिर्फ अपने आदमियों के लेफ्ट ब्रेन पे, क्योंकि ये तार्किक है, एनालिटिकल ब्रेन है, और औरतों का जो है राइट, हमने लेफ्ट ब्रेन को डेवलप करने के तरीके निकाले, राइट ब्रेन को डेवलप करने की हमने कभी कोशिश ही नहीं की। और ये जो इमोशनल इंटेलिजेंस है ये राइट पार्ट ऑफ द ब्रेन का विषय है। मतलब हमने कोई ऐसी बात ही नहीं की कि हम राइट ब्रेन को भी डेवलप कर पाएंगे। और हमारा इंडियन स्पिरिचुअलिटी का जो सिस्टम है, इट इज ऑल अबाउट मेकिंग ए शिफ्ट फ्रॉम लेफ्ट ब्रेन टू द राइट ब्रेन। लेडीज के अंदर जिन चीजों की मैंने बात की, प्रेम, दया, करुणा, वात्सल्य, इनबिल्ट है।
और इसीलिए कहते हैं कि जब आदमी के अंदर स्त्री के गुण आने लगे, जब आदमी के अंदर स्त्रीण गुण आने लगे तो वो साधु बन जाता। और इसलिए इमोशनल इंटेलिजेंस का होना बहुत ज़रूरी है। पर हमें कोई सहानुभूति की बात नहीं समझाता, सिंपैथी की, हमें कोई एम्पैथी की बात नहीं समझाता, हमें कोई कंपैशन की बात नहीं समझाता। और ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं फॉर मैनेजरियल इफेक्टिवनेस। अगर आप अच्छे मैनेजर हैं और अपने एम्प्लॉय की इमोशनल नीड्स को नहीं समझ रहे हैं तो आप कभी अच्छे नहीं हो सकते। इसलिए इमोशनल इंटेलिजेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मैनेजरियल इफेक्टिवनेस। इमोशनल इंटेलिजेंस के अगर जिन लोगों में नहीं है ना, उनके नुकसान भी बहुत होते हैं। तुमने हाथी को देखा? हाथी को, इतना बड़ा हाथी, महावत उसके पैर में एक छोटी सी जंजीर बांधता और उसको खूंटे से बांध देता। अब तुम कभी सोच के देखो कि हाथी के अंदर इतनी ताकत नहीं हो सकती कि वो उस चेन को तोड़ दे। जो हाथी सैकड़ों पेड़ों को तोड़ने का बल रखता है, वो एक छोटी सी चेन को नहीं तोड़ पाता। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि हाथी को बचपन में, जब हाथी का बच्चा छोटा होता है ना, छोटा बच्चा हाथी का, तो उसको मोटी मोटी चेनें उसके पैर में बांधी जाती हैं और उसके वजह से कई गुना भारी जो लॉग, वुड्स के लॉग होते हैं, जो जिनको हम स्लीपर्स कहते हैं, उनके साथ बांध दिया जाता है। अब वो हाथी का छोटा बच्चा मोटी जंजीर को मोटे स्लीपर से तुड़वाने की कोशिश करता है, पर वो बार बार अपनी कोशिश में नाकामयाब हो जाता है, वो हार जाता है और अल्टीमेटली उसे अपनी डेस्टिनी मान लेता है कि ये जो पाँव में जंजीर है ना, ये मैं तोड़ नहीं सकता। ये इसको अपनी डेस्टिनी मान लेता है, परमानेंट मान लेता है कि मैं इसको तोड़ नहीं पाऊंगा। विद द रिजल्ट कि जब महावत चेन तो छोड़ो, कहते हैं अगर सिल्क का धागा भी दिखा के हाथी को उसके पाँव में बांध दे तो वो उसको भी तोड़ा नहीं पाता, वो वहीं खड़ा रहे। That means we killed the emotion of the child in the right childhood. Childhood he was made to understand that something which is tied in your foot cannot be broken, and that continues throughout life. ये इमोशनल इंटेलिजेंस है और इस इमोशनल इंटेलिजेंस को हमें समझना होगा। और जब तक हम इस इमोशनल इंटेलिजेंस को नहीं समझेंगे, हम अपने जीवन में कभी कामयाब भी नहीं हो सकते। आप देखो तोते होते हैं ना, तोते भी पकड़ते कैसे हैं? पैरट्स को पकड़ने का तरीका होता है, एक तार लगाते हैं यहाँ से यहाँ तक ऐसे, उसके ऊपर छोटी छोटी गिट्टियाँ लगाते हैं, दो पेड़ों के बीच में एक पतली सी तार बांध देते हैं और उसके ऊपर छोटी छोटी गिट्टियाँ लगाते हैं लकड़ी की। तोता आता है, उस गिट्टी के ऊपर बैठता है, उसके वजन से वो गिट्टी घूम जाती है, तोता उल्टा लटक जाता है। जब वो उल्टा लटकता है ना, नीचे देखता धरती है, उसको लगता है कि तेरे पाँव छूटे, तूने इस गिट्टी को छोड़ा और तू गिरा। उसके दिमाग में से ही उतर जाता है कि पंख है तेरे साथ, और जितना वो नीचे देखता है उतना उस गिट्टी को और जोर से पकड़ता है, और शिकारी आता है बड़े आराम से उसे उतार के ले जाता है, जैसे सेब तोड़ के ले जाता है। ये ऐसा क्यों हुआ? हम सब के साथ भी होता है। तुम्हारे सबके अंदर भी इतनी शक्तियां हैं, इतनी सुप्त शक्तियां हैं। स्वामी विवेकानंद ने कहा कि हर व्यक्ति के अंदर मानव से महामानव बनने की क्षमता है। तुम्हारे अंदर ही एडिसन है, तुम्हारे अंदर ही न्यूटन है, तुम्हारे अंदर ही आइंस्टीन है, तुम्हारे अंदर ही क्यूरी है। परंतु अपनी उन सुप्त शक्तियों को पहचानने की आवश्यकता है। यदि तुम भूल गए कि पंख तुम्हारे साथ, जैसा तोता भूला कि पंखों को भूल जाता है अपने, और उसका डर जो है उसको हावी कर देता है। इसका मतलब उसको किसी ने इमोशनली इतना स्ट्रांग ही नहीं किया कि उसके मन से डर निकल सके और वो अपने पंखों को पहचान सके और उड़ सके। और यही तुम लोगों ने अपने पंखों को पहचानना है, बिकॉज तुम्हारी उड़ान बहुत ऊंची है, और तुम्हारी उड़ान ऊंची होगी तो इस देश की उड़ान ऊंची होगी।
इसलिए अपने इमोशनल इंटेलिजेंस, अपने इमोशंस को समझना, अपनी पॉजिटिविटी को समझना, अपनी डॉर्मेंट पावर्स को समझना. You see, it is very important. All of you have so many dormant powers in you. आइंस्टीन के ब्रेन का 1/10वां हिस्सा प्रयोग में आया और हमने उसे जीनियस कहा. अगर आइंस्टीन का 1/10 यूज हुआ, 9/10 खाली रहा, तो हमारा कितना होता होगा? उसका 0.1 यूज हुआ तो हमारा तो 0.0000001 होगा कहीं. बाकी सारा खाली पड़ा है. उसको स्टफ करने की कोशिश है, उसको जगाने की कोशिश करनी है. और उसको जगाया कैसे जा सकता है? इमोशनल इंटेलिजेंस के माध्यम से हम उसे जगा सकते हैं, या उसको स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस, जिसकी बात मैं आगे करूंगा, उससे जगा सकते हैं. हमने पूरी दुनिया को अध्यात्म दिया और इस अध्यात्म के माध्यम से हम अपनी सुप्त शक्तियों को जागृत कर सकते हैं, ध्यान के माध्यम से, मेडिटेशन के माध्यम से. और हम इसे भूल गए. इसे याद करना नितांत आवश्यक है. यदि हम अपनी स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस को भूलेंगे तो हम जीवन में कहीं कामयाब नहीं हो पाएंगे. कबीर का नाम सुना आप लोगों ने? बुनने का काम करते थे, कपड़े बुनने का काम, कपड़े बनाते. और कहते हैं कबीर बड़ी सुंदर साड़ियाँ भी बनाते. एक दिन उन्होंने साड़ी बनाई. एक लड़का आया, किसी अमीर माँ बाप का बच्चा था. कबीर से कहा, ये साड़ी कितने की थी? कबीर ने कहा 5 रुपए. उसने उस साड़ी के 2 कर दिए. कहता आप कितने की? कबीर ने कहा 2.5 रुपए की. उसने उस 2 के और 4 कर दिए. अब कितने की? अब कितने की? 1.25 रुपए की. उसने और उसके 8 टुकड़े कर दिए. अब कितने की? ये हमारा हिसाब है. कबीर ने कहा कि अब ये किसी काम की नहीं. 8 टुकड़े होने के बाद कबीर ने कहा कि ये किसी काम की नहीं. तो जो लड़का अमीर माँ बाप का था, उसने कहा कि देख मेरे माँ बाप बहुत अमीर हैं, तुम्हारा बहुत नुकसान है. ये ले पकड़ो 5 रुपए और अपनी साड़ी का नुकसान पूरा करो. कबीर ने बड़ी सौम्यता से जवाब दिया. कबीर ने कहा कि देखो 5 रुपए से तुम इस साड़ी की भरपाई नहीं कर सकते, क्योंकि तुम्हें मालूम नहीं कि इस साड़ी में क्या लगा. इस साड़ी में किसान की मेहनत लगी, जिसने कपास बीजी, कपास को निकाला, उसके बाद मेरी बीवी ने इसे धुना. धुनना समझते हो? जब हम रुई से उसका सूत बनाते हैं, सूत बनने के बाद मैंने इसको बुना और इसको रंगा. ये 5 रुपए तुम्हारी साड़ी की भरपाई तो कर सकते हैं, परंतु जो मेहनत लगी उसकी भरपाई ये 5 रुपए कभी नहीं कर पाए. उसी समय वो लड़का शर्म से झुक गया और कबीर के पाँव पड़ गए. तो कबीर ने कहा देख, 5 रुपए ना लेने का मुझे यही फ़ायदा हुआ. मैं तेरे से 5 रुपए ले लेता तो शायद मेरा टेम्परेरी नुकसान पूरा हो जाए, परंतु तेरी ज़िंदगी जो बर्बाद हो चली थी वो ना बच पाई. ये स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस कि कबीर ने एक अहंकारी बच्चे को कैसे एक ठीक राह पर ला दिया अपना नुकसान करके. नुकसान नहीं हुआ, एक जीवन बचा, एक जीवन को नई राह मिली, एक बच्चे को नई राह मिली. तो कबीर ने कहा कि साड़ी तो दोबारा भी बुनी जा सकती है, परंतु तेरा जीवन दोबारा नहीं आ सकता. इसलिए ये जीवन जो तुम्हें भगवान ने दिया है, ये एक ही बार है, बार बार नहीं मिलेगा. बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथि गावा. जो देवताओं को भी दुर्लभ देह है वो तुम्हें मिली है, और उसका भरपूर फायदा उठाना तुम्हारा काम है. माइंडसेट हमारा कैसा होना चाहिए फॉर मैनेजिंग? पहली चीज स्वाध्याय, सेल्फ स्टडी, इंट्रोस्पेक्शन. घर जाके
रात को सोने से पहले जरूर हिसाब किताब लगाना, क्या खोया क्या पाया। भगवान ने हमें सबको बराबर समय दिया। कितना समय दिया रोज का? कितने मिनट? कितने मिनट? 1440 मिनट। कितने सेकंड? कैलकुलेटर ही चला लो मोबाइल में। 80,400 रुपए परमात्मा रोज हमारे अकाउंट में डालता है, और वो 86,400 रुपए बिना माँ बाप को तो कहना पड़ता है ना 10,000 मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर देना, 5,000 कर देना। कभी हम यूं भी कह देते हैं ब्लॉटिंग पेपर खरीदना इसलिए 20,000 रुपए डाल देना, है ना। मतलब 86,400 रुपए रोज परमात्मा हमारे खाते में डालता है, जिसका हिसाब किताब हमें सोने से पहले रोज करना कि आज मैंने क्या किया, कितने अच्छे काम किए, कितने बुरे काम किए, कितनी पढ़ाई की, कितना समय बर्बाद किया, ये तुम फैसला कर लेना जाके। वो कहलाता है स्वाध्याय, वो कहलाती है सेल्फ स्टडी, वो कहती है इंट्रोस्पेक्शन, वो कहलाता है कि अपने अंदर के बारे में आत्मविश्लेषण जिसे हम कहते हैं, वो कहलाता है। आत्मविश्लेषण जाकर करना ये सबसे ज़रूरी है। माइंडसेट 2 इज वी नीड टू बी मास्टर ऑफ द एनालिसिस। माइंडसेट 3 इज सोशल एसेट क्रिएशन। हमें अपना जीवन कहीं ना कहीं सेवा के कामों में ज़रूर लगाना चाहिए। कितने लोग एनएसएस या एनसीसी से जुड़े हैं? कितने लोग किसी ऐसे सेवा के कार्य से जुड़े हैं जो संगठन सेवा के कार्य करते हैं? एक हाथ उठता है, एक और पीछे से उठा है, एक और उठा, सोच सोच के उठने का है। किसी वी मस्ट डिवोट सम ऑफ आवर एनर्जीज। हमारे भारत का इतिहास है ये। भारत में तुम्हें धर्मार्थ औषधालय, धर्मार्थ धर्मशालाएं, प्याऊ सब भारत में मिलेंगे। किसी और देश में जाओ तो कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि भारत का मूल शिक्षा का ये स्रोत रहा है कि हमने किसी ना किसी की सेवा करनी है। और हमारे यहाँ तो ऐसे ऐसे संत हुए जिन्होंने मानव और पशुओं तक में भेद नहीं पाया। एक नाथ जी के बारे में कहते हैं कई दिन के उपवास के बाद मुश्किल से रोटी और थोड़ा सा घी मिला, तो उसके बाद जैसे ही वो खाने लगे तो कुत्ता छीन के भाग गया रोटी कुत्ता छीन के भागा, तो रोटी लेने नहीं उसके पीछे भागे घुसने, घी की कटोरी लेके उसके पीछे गए कि तू भी सूखी क्यों खाएगा, घी लगा के खा। ये हमारा सोशल एसेट क्रिएशन, और इसके पीछे काम करना बहुत ज़रूरी है। एंड वी नीड टू बी कोलैबोरेटिव। हम हमेशा अपनी दीवारें बंद ना करें, हम कोलैबोरेट करना सीखें। कई बार कई लोग, कई पॉलिटिशियंस हमारे देश के कहने लगते हैं कि नहीं, हम तो अपने आप में पूरे हैं, अपने आप में पूरा। पहले चाइना भी सोचता था। जिस दिन से चाइना ने अपनी दीवारें तोड़ी, चाइना ने अपने दरवाजे दूसरे लोगों के लिए खड़े किए, उस दिन चाइना सुपर पावर बन गया। इसलिए हमें भी कोलैबोरेटिव माइंडसेट अपना हमेशा अपनी लाइफ में रखना है, और अपने माइंडसेट को हमेशा प्रोएक्टिव रखना है। क्लास में तो सब आएंगे, ये एक एक्टिव चीज़ है जो लोग आते हैं, बट क्लास में प्रोएक्टिव होना, टीचिंग करने सब आएंगे, बट एक प्रोएक्टिव टीचर होना। प्रोएक्टिव मीन्स समथिंग मोर देन द एक्टिव, दैट यू टेक योरसेल्फ एन इनिशिएटिव एंड डू समथिंग। सो प्रोएक्टिव माइंडसेट हमारा होना चाहिए, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? वी मस्ट नीड टू हैव ए पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड। हम सकारात्मक सोच अपनी रखें, और जब जब हम अपनी सोच सकारात्मक रखते हैं तो सारे दरवाजे स्वयं से हमारे लिए खुलने लगते हैं। ऐसा कहा जाता है कि 90% नौकरियां लोगों को उनके एटीट्यूड पे मिलती हैं। ब्लू चिप कंपनीज का सर्वे हुआ और उन्होंने ये डिसाइड किया, मतलब उस सर्वे में ये आया कि 90% लोगों को नौकरियां मिलने का कारण उनका पॉजिटिव एटीट्यूड होता है, ना कि उनकी पढ़ाई, ना कि उनकी डिग्री। इसलिए अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव रखना बड़ा इंपॉर्टेंट है। और वो एटीट्यूड पॉजिटिव कैसा हो? एटीट्यूड हमारा बनता किससे है? हमारी सोच से। जैसी हमारी सोच होगी वैसे हमारे एक्शंस होंगे, जैसे हमारे एक्शंस होंगे वैसी हमारी हैबिट्स होंगी, जैसी हमारी हैबिट्स होंगी वैसा हमारा कैरेक्टर होगा, और जैसा हमारा कैरेक्टर होगा वैसी हमारी डेस्टिनी होगी। इसलिए अपने थॉट प्रोसेस को पॉजिटिव रखना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आधा गिलास खाली आधा भरा, है ना।
सॉक्रेटिस एक बहुत बड़े विद्वान हुए, बहुत बड़े फिलोसफर हुए, जिन्होंने इस क्लासरूम टीचिंग को इंट्रोड्यूस किया यूनान। ऐसे ही बच्चों को लेके पढ़ाया करते थे और पढ़ाते पढ़ाते इतने तल्लीन हो जाते थे, ना चाय पीने की फिक्र, ना खाना खाने की फिक्र, ना समय की फिक्र। एक दिन सुबह बच्चों की क्लास ले रहे थे, बच्चों को पढ़ा रहे थे, बीवी बेड टी लेकर आई, मॉर्निंग टी लेकर आई, तो मॉर्निंग टी लेकर खड़ी रही। वो क्लास ले रहे हैं, वो बेचारी खड़ी है। खड़े खड़े उसे गुस्सा आ गया, भी मैं इतनी देर से चाय लेकर खड़ी हूँ और ये सुकरात है कि पढ़ाने से हट ही नहीं रहा। बीवी को गुस्सा है, उसने केतली ली और चाय पूरी की पूरी सॉक्रेटिस के ऊपर। सॉक्रेटिस का आधा चेहरा जल गया। सॉक्रेटिस के जो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स थे उन्हें बड़ा गुस्सा आया। उसने कहा हमारे माँ कैसी है? उन्होंने गुरु को कहा कहो तो इस माँ को आज ठीक कर दे। ज़ैंथिपे उसका नाम था सॉक्रेटिस। तो सुकरात ने जो कहा वो हमें अपने सबके जीवन में अपनाना चाहिए। सुकरात ने कहा कोई बात नहीं, उसने चाय फेंकी, वो गुस्से में थी, परंतु चाय फेंकने से मेरा आधा ही तो जला, आधा बच गया, ये क्या कम है? जो आधा बचा वो क्या कम है? सो दैट इज पॉजिटिव एटीट्यूड। और पॉजिटिव एटीट्यूड के लिए हमेशा अपनी सोच में परिवर्तन लाना बहुत जरूरी है। एक संत थे, किश्ती में जा रहे थे, शाम होने को आई, उनकी पूजा का समय हुआ, उन्होंने पूजा शुरू की। साथ में कोई 4-5 उदंड से बालक होंगे वो, और वो अपने काम धंधे में, उन्होंने देखा भी ये पढ़ा मतलब अपनी पूजा पाठ में लगा और संत का सिर घुटा हुआ था, उन्होंने बाल कटवाए हुए थे गंजे सिर से। उन्होंने चप्पलें उठाई और संत के सिर का तबला बना दिया। जब किसी संत का प्रहार होता है तो ऊपर बैठा परमात्मा भी दुखी होता है। तो परमात्मा ने आकाशवाणी की कि तू कहे तो इस नाव को पलट दो। अब उस साधु महात्मा ने अपनी पूजा से ऊपर की तरफ भगवान की तरफ देखा और भगवान को कहा कि हे भगवान, तू भी कैसी शैतानों जैसी भाषा बोल। नाव को पलटने से क्या होगा? पलटना है तो इनकी बुद्धि को पलटना। बुद्धि को पलटना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और जब जब हमारी बुद्धि पलटेगी हम अच्छे काम करेंगे, अपनी ऊर्जा को सकारात्मक तरीके रहेंगे। सबसे पहली बात कि सफ़र का मज़ा लेना हो तो साथ में सामान कम रखिए, और ज़िंदगी का मज़ा लेना हो तो दिल में अरमान रखिए। तो तजुर्बा है मेरा कि मिट्टी की पकड़ मजबूत होती है, संगमर पर तो हमने पाँव फिसलते देखा है। जिनके पास सिक्के थे, जिनके पास सिर्फ सिक्के थे, वो मज़े से भीगते रहे बारिश में। जिनकी जेब में नोट थे, छत तलाश। पैसा इंसान को ऊपर ले जा सकता है, लेकिन इंसान पैसा ऊपर नहीं ले जा सकता। कमाई छोटी हो या बड़ी, रोटी का साइज सबका एक ही है। इंसान की चाहत है कि उड़ने को घर मिले, और परिंदे सोचते हैं रहने को घर मिले। कर्मों से पहचान होती है इंसानों की, महंगे कपड़े तो पुतले भी नहीं। जिंदगी से हर पल एक मौज मिली। कभी कभी सफर में धूप तो होगी। सुनो सुनो, टिका के पढ़ना अच्छे। सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो। सफर में धूप तो होगी, जोर से बोल। सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो। सभी हैं में, तुम भी निकल सको तो चलो। किसी के वास्ते राहें कहाँ बदलती हैं, किसी के वास्ते। सुनो सुनो सुनो, तुम अपने आप को खुद ही बदल सको तो चलो। यहाँ किसी को कोई रास्ता नहीं देता, मुझे गिरा के अगर तुम संभल सको तो चलो। यही है जिंदगी, कुछ ख्वाब चंद उम्मीदें, इन्हीं खिलौनों से तुम भी बदल सको तो चलो।